हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं उससे आगे। तो बेटा आगे हमसे पूछा था विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। तो बच्चों आप सबको पता है कि विद्युत धारा की जो दिशा है, जैसे मैंने शायद पहली वीडियो में बताई हुई है कि अगर ये कोई धनावेश है, अगर ये धनावेश इधर गति कर रहा है तो विद्युत धारा हमेशा धनावेश की गति की दिशा के अनुदिश होगी। तो धारा भी किधर प्रवाहित होगी? इधर ही प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनावेश की गति की दिशा के अनुदिश होती है। यदि कोई ऋणावेश जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो यदि कोई ऋणावेश है वो इधर गति कर रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक बच्चों, विद्युत धारा की जो दिशा है वो धनावेश की गति की दिशा के अनुदिश और ऋणावेश की गति की दिशा के विपरीत होती है। ये आपको याद रखना बच्चों है। इसी धारा को हम परंपरागत धारा कहते हैं, जो हमारे तारों में बहती है ना, जो धारा काम लेते हैं, जो हमारे तारों में बहती है, वो यही धारा है जिसकी दिशा क्या होती है? ऋणावेश की गति की दिशा के विपरीत होती है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक है, इसको इंग्लिश में करंट डेंसिटी बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि धारा किससे प्रभावित होती है, जैसे आपको जब मैंने धारा की परिभाषा दी थी, तो धारा की परिभाषा देते समय मैंने क्या बताया था कि जैसे ये कोई चालक है और इस चालक के का ये अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, ये कोई चालक है और इस चालक का ये अनुप्रस्थ काट है और इस अनुप्रस्थ काट से होकर आवेश प्रवाहित होते हैं। तो हम कहेंगे कि आवेश किससे प्रवाहित हो रहे हैं? अनुप्रस्थ काट से होकर। तो धारा भी किससे प्रवाहित होगी? इस अनुप्रस्थ काट से होकर। क्लियर बच्चों? तो धारा घनत्व जैसे आप होता है कि जैसे धारा जिससे प्रवाहित हो रही है, धारा डिवाइड बाय जिससे वो होकर प्रवाहित हो रही है वो। तो धारा किससे प्रवाहित हो रही है? अनुप्रस्थ काट से। तो हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, या इसको धारा घनत्व धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए ये कोई चालक है बच्चों है। अब इससे धारा मान लीजिए ऐसे प्रवाहित हो, ये धारा के प्रवाह की दिशा है। ठीक है, और ये इसका अनुप्रस्थ काट है। अब आपको बताइए फिजिक्स में क्षेत्रफल कैसी राशि है बच्चों? सदिश या अदिश? सदिश राशि है। तो जिसकी दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। तो यहाँ पर ये वेक्टर ए की दिशा हो गई। तो अगर मैं धारा घनत्व की बात करूं, धारा घनत्व क्या होता है? चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में धारा का मान क्या कहलाता है? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को हम बच्चों जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जे से दर्शाते हैं। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया? एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा का मान क्या कहलाता है? धारा घनत्व। तो जे आपका आई अपॉन ए। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है? धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ये आपका धारा घनत्व है। ठीक है बच्चों, तो धारा घनत्व हो गया जे इक्वल टू आई अपॉन ए। अब तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। अब मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, आई इक्वल टू जे इंटू ए। क्लियर? अब बच्चों आपको बता कि जो धारा है ये कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है और क्षेत्रफल कैसी राशि? बच्चों आपको मैंने बताया कि फिजिक्स में क्षेत्रफल को सदिश राशि माना गया है। तो आपकी जो क्षेत्रफल है वो कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है। ठीक है, धारा को अदिश राशि माना गया जबकि क्षेत्रफल को सदिश राशि माना गया। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है। तो बच्चों एक चीज देखो, ये अदिश है, ये आपकी सदिश है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अदिश मानूं
तो अदिश गुना सदिश बच्चों हमेशा क्या होगा, सदिश होगा। तो इसका मतलब सदिश और अदिश की गुना तो कभी अदिश हो ही नहीं सकते। तो अब इसका मतलब धारा घनत्व कैसी राशि हम मानी जाए, इस पर अपना क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको पता है कि केवल दो सदिशों का गुणनफल या दो अदिशों का गुणनफल ही अदिश हो सकता है। तो यहां पर एक तो सदिश है, तो दोनों तो अदिश नहीं है। तो सोलह, अब आपको बता कि दो सदिशों का ही गुणनफल केवल अदिश हो सकता है। तो इसका मतलब इसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा, सदिश राशि ही मानना पड़ेगा। तो बच्चों फिजिक्स में जो धारा घनत्व है, तो आप जानना धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व को कैसी राशि माना गया है, सदिश राशि माना गया है। तो ध्यान रखना धारा घनत्व कैसी राशि बच्चों, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, अगर धारा घनत्व ठीक है आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसका मतलब अब दो सदिशों की गुना किस तरीके से हो कि प्राप्त राशि अदिश हो। तो आप लोगों ने बच्चों अदिश गुणनफल पढ़ा हुआ है, तो आपने पढ़ा कि अगर दो सदिशों की गुना डॉट लगा के होती है, मतलब जैसे वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, अगर दो सदिशों गुना क्या की जाए, डॉट लगा के की जाती है, तो प्राप्त राशि क्या होती है, अदिश होती। तो धारा का और धारा घनत्व के मध्य ये एक फॉर्मूला बन गया, आई इक्वल टू वैक्टर जे डॉट वैक्टर ए। तो असलियत में जो आई निकालने का जो फॉर्मूला है, वो जे निकालने का जो फॉर्मूला वो आई अपॉन ए नहीं है, या आई का जो फॉर्मूला वो जे इंटू ए नहीं है यहाँ से असली इसमें फॉर्मूला। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो जे ए, तो आप बता अगर दो वेक्टर का क्रॉस गुणनफल होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी क्या होता है, ए भी कॉस थीटा। तो उसी तरीके से वेक्टर जे डॉट वेक्टर क्या होगा बच्चों आपका, जे ए कॉस थीटा। तो आपकी जो विद्युत धारा है, ठीक है, तो इसका आई का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, आपका आई का फॉर्मूला आ गया आपका जे ए कॉस थीटा। ये है विद्युत धारा का फॉर्मूला। तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और धारा घनत्व क्या, धारा एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान धारा घनत्व कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में पेपर में ये पूछा जाता है। क्लियर, तो ये सारी चीज आप देख रहे हैं बच्चों। चलो बच्चों इसके बाद अगर मैं धारा घनत्व के मात्रक की बात करता हूं, है ना, मात्रक की, अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, तो इस धारा घनत्व का जो एस आई मात्रक है बच्चों क्या होगा। तो आप बता जे इक्वल टू क्या, आई अपॉन ए है। तो आई क्या, विद्युत धारा, जिसका एस आई मात्रक क्या, एम्पियर, और इसका क्या होता, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये जे का फॉर्मूला है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता बच्चों। क्लियर, ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बच्चों, अपवाह वेग। अपवाह वेग या अपवहन वेग भी बोलते इसे, और दूसरा नाम इसका अनुगमन वेग भी होता बच्चों, अनुगमन वेग। और इंग्लिश में इसको बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, इस पर हमारी चर्चा होगी। तो बच्चों पहले इसको डिफाइन करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ, मतलब हम पहले इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, है ना। तो मैं अपवाह वेग की व्याख्या डिस्कस कर रहा हूँ, परिभाषा में व्याख्या के बाद ही डिफाइन करूँगा। तो आप जानते बच्चों, जैसे मैं कोई भी चालक लेता हूँ, तो चालक के अंदर दो प्रकार के आवेश होते हैं। आप बताइए चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों, मुक्त अवस्था में। आप कहेंगे चालक के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। ऐसा नहीं है कि बद्ध अवस्था में नहीं होते, बद्ध में भी होते हैं, बट चालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ही तो धारा का चालन होता है, धारा प्रवाहित हो पाती है। तो चालक की परिभाषा ये है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो आपके चालक से होते हैं। तो अगर मैं चालक की बात करूं बच्चों, तो चालक में क्या होते हैं, बहुत से परमाणु हैं, और उन परमाणुओं से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसे नहीं कि
चालक को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हों, है तो चालक के अंदर ही, बट परमाणु का जो नाभिक है उसके प्रभाव से मुक्त हो गए और चालक के अंदर ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु को छोड़ के चले गए, उसे धोखा देकर चले गए हैं, तो बच्चों चालक के परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। तो हम कहेंगे चालक के अंदर क्या होंगे? धनायन होंगे, ऐसे बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो धनायन भी क्या होंगे बच्चों? बहुत अधिक मात्रा में होंगे। तो इस तरीके से चालक के अंदर क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में धनायन होते हैं बच्चों। ठीक है, ये धनायन है चालक के अंदर बच्चों। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु को धोखा देकर परमाणु के प्रभाव से हट गए और इसी के अंदर घूम रहे हैं, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी, जैसे मान लीजिए ये कोई, मैं एक इलेक्ट्रॉन पर भी चर्चा कर रहा हूं, जैसी चर्चा मेरी इस एक इलेक्ट्रॉन पर होगी बच्चों, उसी तरह की चर्चा सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए होगी। ठीक बच्चों, अब अगर अपना कमरे का ताप 0 है, 0 केल्विन है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन और ये धनायन अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। अब देखो आपको मैं बताऊं कि चालक के अंदर चलने का काम इलेक्ट्रॉन करते हैं, धनायन चलने का काम नहीं करते। ये अपनी जगह रुके हुए होते, मतलब अपनी जगह पर फिक्स होते, ये चल नहीं सकते। किसके अंदर? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन रुके हुए होते हैं और धनायन इधर उधर, इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं और धनायन अपनी जगह क्या होते बच्चे? रुके हुए रहते हैं। अगर अपने कमरे का ताप 0 है तो इलेक्ट्रॉन भी रुका हुआ होगा, बट अपने कमरे का ताप 0 केल्विन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 केल्विन ताप संभव नहीं है। इस ताप को बेटा परम शून्य ताप भी कहते हैं, जो संभव नहीं है। तो आप जैसे जानते हो कि कमरे का जो ताप होता है बच्चों, वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और ताप का जो SI मात्रक है वो सेल्सियस न होकर बच्चों क्या होता है? आपका केल्विन होता है। अगर मैं इस 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूं, तो आपको बताया कि केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? सेल्सियस को 273 ऐड कर देते हैं। तो 27 के साथ अगर मैं 273 ऐड कर दूंगा तो 300 केल्विन जो अपना कमरे का ताप है। तो हम कहते हैं कि चालक जो है, जो भी हमारे पास चालक हैं, लोहे खिड़की के जो दरवाजे हैं, जो भी है वो कमरे के ताप पर हैं और वातावरण ताप पर हैं, और वातावरण का ताप मान लीजिए मैंने 300 केल्विन लिया है। अब बेटा जो चालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो वो गैसीय कण की तरह काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गैसीय के जो कण है वो वातावरण के ताप से क्या करते हैं? तापीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और गैसीय कणों की जो तापीय ऊर्जा होती है E वो होती है अभी 3/2 kT। तो इसी तरीके से बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इनकी भी जो तापीय ऊर्जा अगर हमें बतानी है, इलेक्ट्रॉन भी एक गैसीय कण की तरह ही काम करेगा, इसकी भी जो तापीय ऊर्जा होगी वो आपकी 3/2 kT ही होगी। तो अगर मैं T की वैल्यू 300 केल्विन यहाँ पे पुट करता हूँ तो इसकी तापीय ऊर्जा निकल जाएगी। अब यही तापीय जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करेगी बच्चों? गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। तो मतलब हम कहेंगे कि यही तापीय ऊर्जा किसके इक्वल है? गतिज ऊर्जा के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके जो V² है वो आपको क्या आएगा? 3 kT डिवाइड बाई m आएगा बच्चों। क्लियर? तो जो V की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? √3 kT डिवाइड बाई m। तो जो m आगे ये आगे तापीय वेग का फॉर्मूला। ठीक बच्चों, कि यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक है, T यहाँ पर ताप है केल्विन में, m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखूँ, K की वैल्यू रखूँ, T की वैल्यू रखूँ, तो जो कमरे के ताप पर जो इलेक्ट्रॉनों का वेग, 300 केल्विन पर जो इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग आता है वो बच्चों कितना आता है? सॉल्व करने पर 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वातावरण ताप पर कितने वेग? 10⁵ मीटर पर सेकेंड के तापीय वेग से यादृच्छिक रूप से इधर उधर गति करते रहते बच्चों। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर या वातावरण ताप पर कितने वेग से? तापीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड से इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग इतना ही होता बच्चों है। तो
तो अब मैं अगर बात करूँ, जैसे ये आपका चालक है जिसमें चालक का फोटो दिखाया है, इसमें चालक में क्या बहुत से धनायन होंगे स्थिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने धोखा दे गए होंगे। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, वैसे ऐसे नहीं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन है, बट मैं अपनी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जैसा बिहेवियर मेरा एक इलेक्ट्रॉन का होगा वैसा ही बिहेवियर सभी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, जो ये तापीय ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तापीय वेग, ताप वातावरण ताप से तापीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, और तापीय ऊर्जा ग्रहण करके तापीय वेग कितनी, ये वेग कौन सा वेग है, तापीय वेग, तापीय वीटी कह सकते हो, थर्मल वेलोसिटी है ना। तापीय वेग 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड से गति करेगा। अब इस गति का कोई कंट्रोल नहीं होगा बच्चों, इसकी गति कैसे होगी, अनियमित। तो ये किसी भी पथ में, जिगजैग पथ में इच्छा अनुसार अनियमित रूप से यादृच्छिक रूप से गति करेगा। अब क्या होगा, अब ये जैसे चला, मान लीजिए इसको मन किया, अब ये चला, क्यों गैस की आओ जैसे देखते हो कि जो गैस के कण होते हैं हमारे, वायु के कण, वो यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। ऐसा थोड़ी वायु के कणों पर हमारा कंट्रोल होता है कि आप इधर गति करोगे, तो ऐसे इन इलेक्ट्रॉन में कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ऐसे चला, चल के ऐसे पहुंच गया, और फिर जैसे ही टकराया तो अपना यहाँ चल के यहाँ पहुंचा, तो इसने क्या किया, अपनी तापीय ऊर्जा इसको प्रोवाइड कर दी। तो ये अब जैसे आप देखो चालक गर्म हो जाते हैं ना कई बार धारा प्रवाहित होने पर, वो इसी कारण होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये चला, इसने अपनी ताप ऊर्जा इसको दे दी, अब बिना ऊर्जा वाला हो गया। अब क्या होगा, ये इससे टकरा, क्योंकि इनका जो टक्कर होती है वो कुछ तरीके से प्रत्याश टक्कर होती है, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए। तो ये क्या, अगर ये टकरा के अपनी ताप ऊर्जा इसको दे, तो ताप ऊर्जा देने के बाद प्रत्याश टक्कर तो नहीं कह सकते, अब है ना, कुछ भी मतलब टकराए, टकरा के ऊर्जा दे दी, फिर ये अपनी ऊर्जा इसको दे दी, तो ये रेस्ट में आ गया मान लीजिए ना, इनइलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। बट वातावरण ताप पर इसको ताप ऊर्जा, तो ये टकरा के मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर चला गया, आया टकरा, टकरा के मान लीजिए इससे इधर चला गया, फिर ये मान लीजिए टकरा के इधर पहुंचा, इसे टकराया, फिर टकरा के ये इधर आ गया, ऐसे आ गया, फिर माने टकरा के ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया, फिर दोबारा से यहाँ पर आ गया, फिर माने टकरा के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर दोबारा यहाँ से पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके से ये इसी के अंदर क्या होता रहेगा, ऐसे टकराता रहेगा और चालक को नहीं छोड़ेगा। तो ये चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता रहेगा, इन धनायनों के साथ टकराता रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पूरा चालक, तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर, वो सभी क्या होंगे, चालक के अंदर ही टकराते रहेंगे, चालक को छोड़ेंगे नहीं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लीजिए ये मेरा पूरा चालक है, तो अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए देखूं, एंटायर सिस्टम के लिए, तो मैं कहूंगा पूरे सिस्टम से होकर कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरा, क्योंकि ये चालक के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास तापीय वेग है, बट इन सभी इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग का जो औसत मान वो कितना, 0, क्योंकि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक को छोड़ ही नहीं रहा, सभी इसी के अंदर टकरा रहे हैं। तो बच्चों वातावरण ताप पर इन इलेक्ट्रॉनों का जो तापीय वेग या औसत वेग कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, समझ गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का तो पास वेग है, बट जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का कुल मिला के जो रिजल्ट है, पूरे का इफेक्ट, मतलब पूरे चालक को छोड़ के कोई सा भी नहीं जा रहा, तो सभी चालक के अंदर टकराए, तो चालक को छोड़ ही नहीं, तो चालक उनका घर है, तो चालक घर को अगर वो छोड़ देते तो उनका विस्थापन है, और घर को नहीं छोड़ देते तो उनका कोई विस्थापन नहीं है। अब चालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन घर चालक को तो नहीं छोड़ रहे, सभी चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहे, तो उनका विस्थापन कितना हो गया, 0। तो विस्थापन 0, तो वेग क्या हो गया बच्चों, 0। तो हम कह सकते हैं कि वातावरण ताप पर इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग वो कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, n इलेक्ट्रॉन है, n, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वातावरण ताप पर वेक्टर u1, वेक्टर u2, वेक्टर u3 डैश 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 वेक्टर un वेग से गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन u1, u2, u3 डैश 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 un वेग से क्या कर रहे हैं बच्चों, गति कर रहे हैं। तो अगर मैं इन्हीं, ये कौन से वेग है, तापीय वेग है, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालू, इन इलेक्ट्रॉन क्या निकालता हूं, औसत वेग निकालता हूं, तो रश्मि सौर्य पास ही, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालता हूं, तो इन इलेक्ट्रॉनों का बच्चों औसत वेग क्या होगा, ठीक है, औसत वेग क्या होगा, इन सभी को जोड़ता हूं, वेक्टर u1, भाई औसत वेग तो ऐसे निकाला जाएगा ना, वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 प्लस डैश प्लस वेक्टर un डिवाइड बाई n, ठीक है। तो ये इनका औसत वेग आया बच्चों।
अब देखो इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इधर मूव कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर होंगे ऐसे मूव कर रहे होंगे, कुछ का वेग पॉजिटिव, कुछ का वेग नेगेटिव, और कुल मिला के इन सभी का वेगों का रिजल्ट क्या आया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक को छोड़ी नहीं, तो इन इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि चालक के अंदर ये, तो इसलिए चालक के अंदर ये, तो इन सभी को का जो कुल रिजल्टेंट है वो कितना हुआ, 0 हुआ। तो हम कहेंगे इनका औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो वातावरण ताप पर तापीय वेग से इधर उधर चालक के अंदर ही गति करते, बट चालक को पार नहीं करते, जिसके कारण बच्चों इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो कितना आता है, 0 आता है। क्लियर। अब आपने क्या किया, जैसे आपका ये चालक है, मैं इस पोर्शन को ऐसे बनाता हूं, ये चालक है, ये आपके बच्चों धनायन थे, ये आपके धनायन थे इस तरीके से, और ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये जब विद्युत क्षेत्र नहीं है, जब कोई बैटरी नहीं जोड़ी, तो ये ऐसे गया, मान लीजिए, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर टकरा के मान लीजिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर जो भी है, फिर मान लीजिए ऐसे गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये घूमने का आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, टकरा टकरा के हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को धन आयनों के साथ टकराने में क्या आ रहा है, पूरा आनंद मिल रहा है। ठीक है। अब बेचारे आनंद ले रहे हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों के साथ टकरा के। चलो लेने दो आनंद में। अब ये आनंद इन्हें कब मिल रहा है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं, तो इनका नेट विस्थापन कितना बच्चों, 0। ये इसी के अंदर टकराते रहेंगे, चालक कोई पार नहीं कर रहा। अब मैंने क्या किया, इस पूरे चालक को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये कनेक्ट कर दिया जी बैटरी के साथ। क्लियर। ये डायग्राम आप बनाने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया, नोट्स में आपको मैं भेज दूंगा, उसमें जो लिखा हो वही देख लेना। तो जैसे मैंने बैटरी के साथ जोड़ा बच्चों, तो चालक का ये सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव वाला, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये बैटरी पॉजिटिव एंड से, तो ये सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव विभव पर हो गया। और ये सिरा किस पर हो गया बच्चों, आपका नेगेटिव विभव पर हो गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव विभव होने के कारण, अब ये एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, तो ये साइड पॉजिटिव मान लीजिए, साइड नेगेटिव, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई इसके अंदर डेवलप हुआ, पैदा हुआ बच्चों। ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अब ये विद्युत क्षेत्र इन धनायनों पर और इन ऋणायन मतलब पॉजिटिव आवेशों पर और इन नेगेटिव आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों पर और धनायनों पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बोल लगाएगा नहीं लगाएगा। अब इन पर बच्चों ये बल लगाएगा, तो उस बल के प्रभाव के कारण क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जिन इन सभी पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र। अब जो धनायन पर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर, धनायन चल नहीं सकते, भारी है, तो चल कौन सकते, इलेक्ट्रॉन। तो ये बल का प्रभाव हम इलेक्ट्रॉन पर देखेंगे बच्चों है। तो ये अब ये इलेक्ट्रॉन में बल किधर लगेगा बच्चों, आगे की ओर या पीछे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नेगेटिव आवेश किधर बल लगाता है, विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन पर इधर बल लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र कारण थोड़ा सा किधर खिसक जाएगा, अब मतलब अब इसके पास ये तो होगा ही होगा, ऐसे तो ये चलता रहेगा, साथ में तापीय वेग कारण तो ये पद तो रहेगा रहेगा, बट विद्युत क्षेत्र कारण हल्का सा इधर सरक जाएगा, और इधर सरक कर अब ये कुछ ऐसे मूव करेगा इस तरीके से, पाथ वही रहेगा ऐसे, फिर ये ऐसे हमेशा थोड़ा सा इससे आगे ही रहेगा ऐसे, और फिर ये बच्चों ऐसे, ठीक है ना, फिर ये इस तरीके से जो भी है ऐसे मान लीजिए ऐसे, एक्चुअल में लाइन कुछ ऐसे आएगी, मतलब ऐसे आएगा, ये ऐसे, और फिर ये इसी के पैरेलल ऐसे गति करता रहेगा, लास्ट में फाइनली क्या आएगा, इससे टकरा के और ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों है इस जगह। तो मतलब ये हल्का सा खिसक जाएगा इधर की, जैसे इस विद्युत क्षेत्र का पहले क्या था, ये इस तरह से, अब विद्युत क्षेत्र ने क्या किया, पहले यहाँ पर था, अब ये हल्का सा इधर खिसक गया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसका इससे इधर, उसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, धीरे धीरे इधर खिसक जाएंगे, है ना, यही नहीं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे धीरे खिसक जाएंगे। मतलब जैसे पहले तो ये इधर जाए, तो अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सभी सभी क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र कारण थोड़ा थोड़ा इधर सरक जाएंगे,
रेंगने लगेंगे, इसका धीरे धीरे रेंगने लगेंगे, सरकने लगेंगे धीरे धीरे, सभी मिलकर हैं। पहले सभी के इसमें अंदर, तब सभी क्या होंगे, ऐसे ऐसे धीरे 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 इस तरीके से क्या होंगे बच्चों, सरकने लगेंगे। जो धीरे धीरे सरकने लगेंगे तो ये क्या कर जाएंगे, इस चालक को पार कर जाएंगे, और चालक को पार कर गए इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, औसत वेग आएगा बच्चों, वो औसत वेग क्या कहलाएगा, अपवाह वेग। ठीक है, तो यही अपवाह वेग है। तो अपवाह वेग क्या होता है बच्चों, जब हम किसी चालक के स्रोत के मध्य बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगाने मतलब विभवांतर आरोपित कर देते हैं, तो चालक के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, चालक के सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, पहले तो रेगुलर थे बट निश्चित दिशा कौन सी मिल गई सभी को, इधर वाली, एक निश्चित दिशा में धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ऐसे सरकने लगते हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग आएगा बच्चों, वही औसत वेग क्या कहलाएगा, इनका अपवाह वेग। ठीक है, तो अपवाह वेग क्या है, जब किसी चालक के स्रोत के साथ विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में सरकने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अब हमें उसी की व्याख्या करनी है। अब देखो बच्चों, जब मैंने इस चालक को बैटरी से जोड़ा, विभवांतर की बैटरी से जोड़ा, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। अब ये विद्युत क्षेत्र ई क्या करेगा, चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा, तो कितना बल लगेगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र का वेक्टर एफ कितना होगा, क्यू क्यू कितना आपका माइनस ई इंटू वैक्टर ई, इतना बल लगेगा। ठीक है, अब जो ये बल है, अब आप बता, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि बाह्य बल बराबर क्या होगा, एम ए, तो ये बल किसके बराबर होगा आपका एम ए, अगर एम क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण आ जाएगा, और कितना त्वरण होगा बच्चों, ए क्या होगा, एफ बटे एम होगा। ठीक है, कितना त्वरण आएगा, एफ बटे एम आएगा। तो यहां से एफ कितना बच्चों आपका माइनस ई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे, ये जो बल है ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एम है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास कितना त्वरण आ जाएगा, इतना त्वरण आ जाएगा। अब त्वरण का काम होता है बच्चों वेग बढ़ाना, तो इसका मतलब अब पहले तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास तापीय वेग u1 u2 u3 थे, अब क्या होगा, इस एक्सेलरेशन के कारण कुछ अतिरिक्त वेग और बढ़ जाएगा इसका। तो मैं कह रहा हूं अब इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, जो n इलेक्ट्रॉन, अब इनका वेग क्या हो गया, क्योंकि ई नहीं आता, कैपिटल ई नहीं आता, एम नहीं आता, ये नहीं आता, नियत त्वरण तो गति से लगेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, मैंने कहा v1 पहले का, दूसरे का v2, अब इन इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो गया, v3 डैश वीएन हो गया बच्चों है। पहले इनका v1 v2 v3 था, u1 u2 u3 था, अब क्या हो गया इनका वेग v1 v2 v3 डैश वीएन हो गया। तो अगर मैं यहां से देखूं बच्चों, तो वेक्टर v1 क्या होगा अब, ठीक है, सो वेक्टर v1 क्या होगा, वेक्टर v2 क्या होगा, इस पर चर्चा होगी। तो बच्चों आपका जो वेक्टर v1 है, ये क्या होगा, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a टॉवन, टॉवन मतलब बिना, जब तक ये टकराए, भाई देखो जैसे यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन चला, तो या यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन चला, तो बच्चों यहां से यहां तक ये बिना टकराए हुए चल रहा है। तो जितने समय तक ये बिना टकराए हुए चल रहा है, या जितने समय तक ये लगातार त्वरित हो रहा है बिना टकराए हुए, वो समय होता है ये, जिसे विश्रांति काल बोलते हैं, बाद में डिस्कस करूंगा। ये टॉवन मतलब विश्रांति काल, समय मतलब जितने समय तक ये टकराए बिना चल रहा है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर v2 क्या हो जाएगा, वेक्टर u2 प्लस वेक्टर ए टॉ टू। ठीक है, ऐसे ही हम n इलेक्ट्रॉनों का वेग निकालेंगे, तो n इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो गया, un वेक्टर un प्लस वेक्टर ए टॉ n। क्लियर बच्चों, तो अब इनका जो औसत वेग आएगा, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन का औसत वेग निकाल लूं, तो औसत वेग क्या आएगा बच्चों, सभी को जोड़ दो, अब वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस अप टू सोन डैश प्लस वेक्टर vn डिवाइड बाई n। क्लियर, तो बस आप अब वैल्यू रख दो। सो वेक्टर v, तो औसत वेग कितना है वेक्टर, वेक्टर v1 कितना आपका, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर ए टॉ1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर ए टॉ टू प्लस अप टू सोन बच्चों प्लस वेक्टर un वेक्टर ए टॉ n डिवाइड बाई n आएगा बच्चों। क्लियर, तो औसत वेग क्या आ गया आपका, अब मैं इनको इस तरह थोड़ा सजा के लिख देता हूं, वेक्टर u1 u2 इन सबको एक तरह लिख देता हूं, u3
प्लस अप टू सो ऑन प्लस यू एन बच्चों, डिवाइड बाई एन प्लस वेक्टर ए कॉमन है तो टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस टॉ एन डिवाइड बाई एन बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो टर्म है ये तो आपने पहले पढ़ी हुई है, इनका औसत वेग कितना है 0, ये वाली तो 0 के बराबर थी, हमने पहले पढ़ी हुई है, तो हम इस जगह क्या रख देंगे बच्चों 0 रख देंगे। तो आपका क्या आया, जो ये औसत वेग अब जो आएगा बेटा इसी वेग को अपवा वेग कहेंगे। अब इसको मैं वेक्टर वी डिस लग रहा हूं, ठीक है, जो औसत वेग अब ये आया, ये औसत वेग क्या कहलाएगा आपका अपवा वेग, इसी को हम अपवा वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसे वेक्टर वी डी से दर्शाते हैं। सो वेक्टर वी डी कितना आ गया, u1 u2 u3 un का 0 हो गया प्लस वेक्टर ए, और टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस टॉ एन का औसत मान है ये टॉ। ठीक है, सो वेक्टर वी डी कितना आ गया बच्चों, अपवा वेग कितना आ गया आपका वेक्टर ए टॉ, तो वेक्टर वी डी वेक्टर ए कितना बच्चों आपका माइनस, देखो इधर ध्यान से, वेक्टर ए कितना आपका, वेक्टर ए कितना माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर ई बाई एम ये है, तो यहाँ वेक्टर ए की वैल्यू लिख दूंगा बच्चों में, तो कितना आया माइनस स्मॉल ई कैपिटल वेक्टर ई डिवाइड बाई टॉ डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो ये अपवा वेग का फॉर्मूला, तो आपको रखना स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ डिवाइड बाई एम, ये क्या है अपवा वेग का सूत्र है बच्चों। ठीक है, ये आपका होता अपवा वेग। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये दर्शाता है कि अपवा वेग की जो दिशा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। देख भी लो बच्चों, वैसे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है इधर, और सरकना किधर है इधर। ठीक है, तो ये जो वेग है एक्चुअल में कौन सा वेग है, सरकाने वाला वेग है, तो जो सरकाने वाला वेग मतलब ये 8 ये सरकाने वाला वेग है। ठीक है, तो ये आपका, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से सरक सरक कर चालक से बाहर निकल रहे वो ये आ रहा। तो अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन किस वेग से चालक से बाहर आ रहे, तो आपको बच्चों ये वाला वेग बोलना, वेग तो और भी होंगे पास, बट ये वो वाला वेग है जिससे वो चल रहे हैं, इसी वेग को हम बोलते हैं अपवा वेग। और ये टॉ क्या कहलाता है आपका, विश्रांति काल। क्लियर, तो यहां तक की सारी चीजें आप नोट कीजिए, इससे आगे की चीज बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।